स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी कहानी चोर बाजार की गंगोत्री। चाय के सिवाय और कुछ? श्रीमती घनगरज ने पूछा। वो जल्दी में थी। श्री घनगरज उनके पति एक कारखाने के मैनेजर थे जिसमें कपड़ा तैयार होता था। दिन भर की किड़किड़ के बाद वो चुपचाप चाय पीना चाहते थे और श्रीमती जी दिन भर की शांति से उकताकर एक मीटिंग में बोलने जाने के लिए आतुर थीं। इसलिए चाय के सिवाय न इनको कुछ लेना था और न उनको कुछ देना था। ये चुपचाप चाय पीते रहे। वो सपाटे के साथ मीटिंग में चली गईं। समय हो गया था। श्रीमती का नाम था गिरजा, परंतु घनगरज के साथ श्रीमती जुड़ा हुआ उनको अच्छा लगता था। वो अच्छा बोलती थीं। अक्षर या कोई भी अर्थ उनकी वाणी के लिए लागू न था। मीटिंग भ्रष्टाचार और चोर बाजारी के सक्रिय प्रतिरोध के लिए जोड़ी गई थी। श्रीमती घनगरज के व्याख्यान का सारांश था, भ्रष्टाचार और चोर बाजारी व्याख्यानों या वक्तव्यों से नष्ट नहीं की जा सकती। कानून भी कुछ अधिक नहीं कर पा रहा है। हम स्त्रियों को कमर कसकर इन बुराइयों को मिटाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। हम लोग घर घर में घुस घुस कर भ्रष्टाचार और चोर बाजारी को रंगे हाथ पकड़ेंगी। हमारी बारीक निगाहों से कुछ भी नहीं बच सकेगा। प्रस्ताव के रूप में यह बात आई। उसका समर्थन हुआ। कई देवियों ने अतिरिक्त समर्थन किया। देवियों में से कुछ ही खादी की साड़ियां पहने हुए थीं। बाकी अधिकांश लगभग 99% रंग बिरंगे रेशम और जरतारी की सजावट में थीं। शेष 1% में कुछ खादी में, कुछ कारखाने के शुद्ध उज्जवल बारीक उत्पादन में, जिसकी कलापूर्ण किनारियों की कोई संकीली रुचि वाला भी प्रतिकूल आलोचना नहीं कर सकता था। जो देवी जी बोलती थीं, वे अपने साथिनों की प्रशंसारत आकृतियों और हिलते हुए केशकलाप को तो देखती ही थीं। उनकी बहुमूल्य साड़ियों और अन्य वस्त्रों के अवलोकन का भी अच्छा अवसर मिल जाता था। गिरजा, श्रीमती घनगरज, शुद्ध श्वेत उज्जवल साड़ी पहने थी। उनका मन बार बार आश्वासन देने की चेष्टा करता था। रंग बिरंगी रेशमी साड़ियों की अपेक्षा तुम्हारी उजली सफेद साड़ी कहीं अच्छी है, और फिर उसको निखार और चमक देने के लिए तुम्हारा रूप रंग और तुम्हारा बढ़िया रंगीन जमफर तो है। खादी की साड़ियों वाली देवियों की आयु और वृत्ति कपड़ों की ओर नहीं थी, अपने सफल नेतृत्व पर केंद्रित थी। काम को दृढ़तापूर्वक चलाते रहने के लिए एक छोटी सी कार्य समिति बना ली गई। उसमें गिरजा भी रखी गई। देवियों के सारे अवकाश समय को पचा जाने लायक कार्यक्रम बना लिया गया। दूसरे ही दिन से दौड़ धूप होने की बात तय हुई। कार्यक्रम की श्रृंखला में 2 लड़कियां थीं। चोर बाजारी का चुपचाप पता लगाना, लगाने पर धरना, धरने से ना माने तो दुकानों, कारखानों और गोदामों में घुस पड़ना तथा आवश्यकता पड़ने पर पुलिस की सहायता भी लेना। मीटिंग के प्रस्तावों और व्याख्यानों ने गिरजा के मन में जो कुछ प्रभाव डाला वो तो काफी था ही। रंग बिरंगी रेशमी साड़ियों ने मन के किसी कोने में छोटा सा घर बना लिया। अब की बार की मीटिंग में वो भी एक सुंदर रेशमी साड़ी पहनकर क्यों ना जाए, परंतु वो मिले कहां से, और फिर उसके उतने दाम। गिरजा ने घनगरज से कहा, इन दुकानदारों ने सारा बढ़िया कपड़ा कहीं छुपा लुका रखा है, उसको किसी तरह बाहर निकलवाना है। अवश्य, तुम लोगों ने प्रस्ताव तो पास कर लिया है मीटिंग में। घनगरज ने मुलायम आवाज में सकारा। लोगों के कार्यक्रम में उसकी खोजबीन की विधि तो है। तुम भी कुछ पता लगाओ। पति का क्या लगाना, लगाया है। क्या, कैसा? रुपए ले जाओ और खरीद लाओ। पर ये सब बंद कैसे हो? खरीदना बंद कर दो, बंद हो जाएगा। बहुमूल्य रेशमी कपड़े जैसी चीजें तो बहुत रुपए वाले ही खरीद सकते हैं, और उस हद तक हम लोगों को उतनी अधीरता नहीं होती। परंतु जब चोर बाजारी का हाथ दीन दरिद्रों पर फिरता है तब बहुत बुरा लगता है। इसको तो मिटाना ही पड़ेगा। मांग है बहुत, चीज है कम, इसलिए चोर बाजारी चलती है। ये दलील बहुत पुरानी और लचर है। फ्री ट्रेड, अबाध व्यापार, ये तो मुनाफाखोरों का धर्म सूत्र है। होगा, हम लोगों ने कौन सा सूत्र बनाया है? समभोग का, समान वितरण का, जिसको सामूहिक प्रयत्न से और कानून की सहायता से चलाना ही चाहिए। अच्छा है, चलाओ। घनगरज ने बहस को समाप्त करने की प्रेरणा से कहा। परंतु श्रीमती घनगरज को अभी कुछ और कहना था। बोली, हम लोग अभी सत्याग्रह करेंगी, धरना देंगी, दुकानों इत्यादि पर धावा बोलेंगी। पुरुषों को इस कार्यक्रम में हमारी सहायता करनी चाहिए। घनगरज, पुरुषों ने अभी कोई मीटिंग नहीं की है। तो अब कर लें, कल ही हो सकती है। श्रीमती ने अप्रतिहत भाव से प्रस्ताव किया। घनगरज ने बहस से निकास का उपाय निकाला। सिनेमा घर चलो, पहला प्रदर्शन तो समाप्त होने वाला होगा, दूसरा मिल जाएगा।
खेल अच्छा सुना गया है। चोर बाजारी के विषय पर से गिरजा का मन सिनेमा पर गया। बोली, कल सवेरे इस प्रसंग पर और अधिक चर्चा करेंगे। हाँ। घनगरज ने सोचा, सवेरा तो अभी बहुत दूर है। दोनों सिनेमा घर पहुंचे। वहां बड़े घरानों और मध्यम श्रेणी की स्त्रियों का भी जमाव था। इनमें से कुछ गिरजा की जान पहचान की भी थीं। गिरजा ने देखा, सब रंग बिरंगे वस्त्रों से आभूषित हैं। केवल पुराने ढंग की 2-3 मारवाड़ियों को देखा, जो कपड़े तो बहुत कीमती नहीं पहने थी, परंतु गहनों से लदी हुई थीं। इन गहनों को गिरजा ने ग्लानि के साथ निरखा। फिर आंख अन्य स्त्रियों के सजीले कपड़ों पर, उनकी आन बान वाली वेशभूषा पर गई। फिर अनायास उसकी आंख अपने अपेक्षाकृत साधारण वस्त्रों पर गई। वो जान पहचान वाले महिलाओं से बिना मिले ही घनगरज के पास वाले आसन पर जा बैठी। प्रदर्शन का आरंभ नहीं हुआ था। बिना किसी प्रयत्न के दिमाग में कुछ उथल पुथल खड़ी हो गई। सिनेमा घर में हल्ला हो रहा था। सब प्रसन्न दिखलाई पड़ रहे थे, कोई सिगरेट से, कोई पान से, कोई टिकियों से। जो चुप थे वे अपने कंधों पर एक निगाह डालकर उन सब के उन प्रमोदों पर से अपने को ऊंचा अनुभव कर रहे थे। ये सब उथले हैं, हम गहरे हैं। इन्हीं में से एक गिरजा थी। गहने लादे हैं ये सब मूर्ख, अपढ़ कुपढ़। और ये साड़ियों वाली, रंग बिरंगे रेशम की साड़ियों वाली, इनमें से लगभग एक भी बेपढ़ी नहीं है। सब ने कोई ना कोई अच्छी परीक्षा पास की है, पुस्तकें और समाचार पत्र पढ़ती हैं। और मैं इनमें से किसी से कम पढ़ी नहीं हूं। सभा समितियों में बोलकर गौरव बरसा देती हूं, नेता हूं, इनसे ऊपर हूं। परंतु गिरजा ने देखा, अनेक स्त्री पुरुषों की आंखें उन साड़ियों की साजबाज पर इधर उधर से बहकर रिपटती रिपटती वहीं जा पहुंचती थीं, और उसे बहुत कम लोग देख रहे थे। नेत्री होने पर भी ये उपेक्षा। सब मूर्ख हैं, अज्ञान। खेल के समाप्त होने पर जब सिनेमा घर में रोशनी फिर तेज हो गई, गिरजा ने देखा, लोग भीड़ बांधकर भवन से निकलते हुए कनखियों से उन रेशमी साड़ियों को अपने मार्ग की अपेक्षा अधिक देख रहे थे। घर पहुंचने पर गिरजा ने घनगरज से कहा, मैं समझती हूं तुमने ठीक कहा था। रुपए ले जाओ और खरीद लाओ। क्या कहा था? कुछ अचकचाहट के साथ उसने पूछा। श्रीमती ने व्याख्या की, अजी, चोर बाजारी के इतिहास, विस्तार, प्रसार इत्यादि का पता लगाना है ना। एक अच्छी रेशमी साड़ी कल ही खरीद लाओ। तारीफ तुम्हारी तब है जब दुकानदार की आंतों में सिराई रत्ती सब पता भी लगाओ। कल के भविष्य को बहुत सुथरा और उजला न समझकर घनगरज ने कहा, ये सब वैसे भी मालूम हो सकता है, कुछ तो मित्रों से और कुछ समाचार पत्रों में नित्य प्रकाशित होने वाली घटनाओं से। हाथ में कंगन आ जाने से फिर आरसी की जरूरत नहीं रहती। व्याख्यान की पुचकार के स्वर में श्रीमती घनगरज बोली, अवश्य ले आओ ना एक साड़ी। मैं स्वयं चली जाती, परंतु दुकानदार भी चक जावेगा। घनगरज को अपना मोर्चा छोड़ना पड़ा, जो कभी भी दृढ़ नहीं रहा था। किसी पूर्व युग में वही साड़ी जितने में मिली थी, उससे कई गुना दामों में घनगरज ने मोल ली। साड़ी के या साड़ी व्यापार के इतिहास इत्यादि का पता लगाने के लिए घनगरज के मन में विशेष उत्साह या ओज न था, परंतु कार्य स्थिति, कर्तव्य और नेत्री जी के आदेश का पालन आवश्यक था। इतना अधिक दाम क्यों हो गया है? इतना मुनाफा तो मत लो, घनगरज ने कहा। दुकानदार ने समझाया, बाबू साहब, उस युग में हम लोगों के सिर पर इतने झंझट कहां थे। नौकर चाकर, दुकान भाड़ा, इनकम टैक्स, चंदे, घर और बाहर का खर्च सभी बढ़ गए हैं। घर का खर्च तो घनगरज की भी समझ में आ गया, पर बाहर के खर्च वाली बात साफ करनी थी। बाहर का और क्या खर्च रह गया? उसने पूछा। दुकानदार ने सशंक उत्तर दिया, आप तो सब जानते हैं, मैं क्या कहूं। तो भी बतलाइए तो, मैं दुकानदार नहीं हूं। संसार भर जानता है। मैं नहीं जानता हूं। परमिट का खर्च। कैसे? अपने नगर के जो नेता हैं, उनको चंदों के अलावा और भी कुछ देना पड़ता है। हाँ, सो तो है ही, सो तो है ही। कुछ सुना भी है, पर यह नहीं मालूम कि देना क्या पड़ता होगा। दुकानदार घनगरज को संदेह की दृष्टि से देखकर हंस पड़ा। बोला, ये व्यापार का रहस्य है, ट्रेड सीक्रेट, हमारा और उनका दोनों का। तटस्थ का सा भाव दिखाते हुए घनगरज ने कहा, हमको प्रयोजन भी क्या है, परंतु ये तो कहना ही पड़ेगा कि इतना सब दे दिलाकर भी काफी लाभ होगा। घनगरज की ग्राहकी को समाप्त समझकर दुकानदार ने एक अंतिम निष्कर्ष दिया, बचता बचाता जो कुछ है सो हम लोग जानते हैं। बस इतना अवश्य है कि उन लोगों की कृपा से कुछ सुविधाएं मिल जाते हैं, और पुलिस तो अब किसी को भी उतना हैरान नहीं करती। दुकानदार ने अपना रुख दूसरी ओर मोड़ दिया। घनगरज चले आए। अब क्या करोगी तुम लोग? घनगरज ने श्रीमती को साड़ी देते हुए पूछा।
साड़ी बढ़िया है, गिरजा ने मुंह से ना कहकर मन में कह लिया। उत्तर दिया, धरना देंगी, ये लोग चोर बाजारी करते हैं और नगर नेताओं की निंदा करते फिरते हैं। फिरना तो हम लोगों को पड़ता है। घनगरज की कुड़हन ने वाक्य को मन के एक अंधेरे गड्ढे में डाल दिया। बोला, बदनाम तो बहुत है पर बहुत अंशों में गलत है। गिरजा ने प्रतिवाद किया, कुछ पुरुष करते हो तो शायद करते हो, पर हम लोगों में से तो कोई कुछ नहीं करता। अपने एक वृत्त या वर्ग में वो भी नेत्री थी। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, खोजबीन करेंगी। हम लोगों ने उधर जिस हथियार को प्रयुक्त करने की बात तय की है उसको भी चलाऊंगी। परंतु उन स्त्रियों ने समझ लिया कि एक दो स्त्री के धरना देते ही उनको भी भंवर में पड़ जाना पड़ेगा। कितनी अन्य अनगिनत समस्याएं उठ खड़ी होंगी देश के सामने। एक और उलझन को यूं ही खड़ा कर देना राजनीतिक बुद्धिमानी नहीं होगी। वक्तृता द्वारा अपने विचारों को फैलाना अधिक श्रेयस्कर समझकर इसी मार्ग का अनुकरण कल्याणकारी पाया गया। व्याख्यान और वक्तव्य दोनों का बारी बारी से या साथ साथ क्रम चलने लगा। चोर बाजारी इत्यादि के विरुद्ध बोलने के लिए जब श्रीमती घनगरज जाती थीं, तब केवल वही साड़ी उनके व्याख्यानों को आभा प्रदान करने में सहायक नहीं होती थी। उसके बाद भी घनगरज अपना सिर खुजलाते खुजलाते श्रीमती जी के लिए और कई साड़ियां लाए थे।